हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 देखने वाले हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको ये पेज नंबर 81 आपकी मैथ्स की बुक का पेज नंबर 81, उस पर आपको ये मिल जाएगा एक्सरसाइज 4.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। मतलब यही है कि आपको ये जो टेबल है वो फिल करनी है। तो यहाँ इक्वेशन, यहाँ वैल्यू, और यहाँ आपको बताना है कि जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, यस या नो में आपको जवाब देना है। तो देखो x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 होगी। क्या ये सही है? तो देखो x + 3 इज इक्वल टू 0 है, तो अगर x की वैल्यू यहाँ बता रखी है 3, तो हम चलो x की वैल्यू जो x है, x की जगह 3 रख कर देखते हैं। तो अगर मैं x की जगह 3 रखूँ और यहाँ पर +3 था ही, तो +3 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये सही आंसर आ रहा है? 3 + 3 तो 6 होते हैं, 3 + 3 0 तो होते नहीं है। तो यानी ये गलत है, टोटली रॉन्ग है, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ पर नो आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद x + 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ x की वैल्यू 0 दे रखी है, यानी कि अगर x + 3 है तो x की वैल्यू 0 है, तो मैं x + 3 लिखती हूँ। x + 3 इज इक्वल टू 0, और इस x की जगह मैं 0 लगा देती हूँ, क्योंकि 0 x की वैल्यू दे रखी है। +3 इज इक्वल टू 0, तो 0 + 3 तो 0 होगा ही नहीं, 0 + 3 तो 3 होगा, है ना। तो यानी ये जो इक्वेशन है ये भी सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ x की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3 रखनी है अब हमें। तो देखो x + 3 इज इक्वल टू 0, अब यहाँ बोला गया है कि इस x की वैल्यू आप रखो -3, तो -3 + 3 इज इक्वल टू 0। x की जगह मैंने -3 लिख दिया। ठीक है। तो अब देखो ये माइनस है और ये वाला प्लस है, तो माइनस और प्लस दो नंबर अगर एक नेगेटिव नंबर हो एक पॉजिटिव हो तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, और 3 में से 3 माइनस होगा तो आंसर 0 ही आएगा, आंसर 0 ही आएगा, यानी ये एकदम सही है। अगर यहाँ x की वैल्यू -3 है तभी यहाँ आंसर 0 आ सकता है, यानी ये जो इक्वेशन है यहाँ पर एकदम सही है कि इक्वेशन सेटिस्फाइड है। x - 7 इज इक्वल टू 1, अब यहाँ x की वैल्यू हमें 7 रखनी है। x - 7 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू है 7, 7 - 7 इज इक्वल टू 1 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये वाला गलत है। ठीक है। x - 7 इज इक्वल टू 1, ऐसे मतलब सारे करने बहुत ईजी है, देखो बहुत सारे हैं, ऐसे ही हो जाएंगे सारे। ठीक है। जैसे फिफ्थ है, x - 7 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हमें x की वैल्यू 8 रखनी है, तो x की जगह 8 रख दिया। 8 - 7 इज इक्वल टू 1, एकदम सही। 8 - 7 इज इक्वल टू 1 होता है, इस वजह से ये वाला जो इक्वेशन है वो सही है। यस। ठीक है। उसके बाद 5x इज इक्वल टू 25, 5x इज इक्वल टू 25। अब यहाँ मुझे ना 5x की वैल्यू जो है 0 रखनी है। ठीक है। तो मैं इस x की वैल्यू 0 रख दूंगी। तो देखो 5x का क्या मतलब है, पहले ये समझो। 5x का मतलब है 5 × x। ठीक है। ऐसा जब भी 2x 3x आपको लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब समझ लो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है। तो यहाँ 5x का मतलब है कि 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। तो 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 5 और मतलब 5 × और x की वैल्यू बता रखी है 0। ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट करनी है हमें, इज इक्वल टू 25। तो ये हो गया। तो 5 में अगर हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 आना चाहिए ना, 25 तो आना नहीं चाहिए, तो यानी ये जो 0 है वो वैल्यू नहीं लगेगी, x की कोई और वैल्यू होगी, यहाँ ये गलत दिया गया है। अब है 5x इज इक्वल टू 25, और यहाँ x की वैल्यू दे रखी है 5, तो 5 × 5 हो जाएगा। x की वैल्यू की जगह हमने 5 लगा दिया, बीच में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू 25। अब देखो क्या ये सही है? 5 5 25 ही होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, यानी यहाँ ये एकदम सही है कि x की वैल्यू 5 होगी। इस तरीके से यहाँ 5x इज इक्वल टू 25, यहाँ x की वैल्यू है -5, तो इससे जस्ट ऊपर वाला हमने क्वेश्चन किया वो भी सेम ही था। देखो 5x इज इक्वल टू 25, 5x इज इक्वल टू 25, दोनों क्वेश्चन सेम थे। जब हमें पता है कि x की वैल्यू 5 है तभी यहाँ प्लस का 25 आ रहा है, तो यहाँ 5 दे रखी है, यहाँ -5 दे रखी है। ठीक है। तो ये तो -5 नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है, अगर 5 है तो -5 क्यों होगा? चलो एक बार ट्राई करते हैं। 5x इज इक्वल टू 25 है। ठीक है। अब यहाँ हम ना -5 लगा देते हैं, x की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है। इज इक्वल टू 25। अब देखो 5 5 25 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ना माइनस का साइन आएगा, है ना।
क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो आंसर हमारा माइनस का 25 आएगा, ना कि पॉजिटिव 25। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी ये नो ही हो जाएगा। ठीक है, ये नो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पास है ये वाला क्वेश्चन जिसमें है m/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर m की वैल्यू दे रखी है हमारे पास -6। ठीक है, -6 है m की वैल्यू, तो -6/3 इज इक्वल टू 2। हमने m की जगह -6 रख दिया। ठीक है, तो पुट करनी पड़ती है वैल्यू, जिसकी वैल्यू दे रखी है ना, तो m की वैल्यू -6 दे रखी है, तो मैं m की जगह -6 लिख दूंगी। ठीक है, तो -6/3, इसका मतलब है 3 से कट हो जाएगा, 3 2 = 6, -2। ठीक है, आंसर आ गया -2। तो -2 इज इक्वल टू 2, ये तो एकदम रॉन्ग हो गया। देखो, अगर यहाँ पर अगर प्लस का 2 होता है, इधर भी प्लस का 2 होता है, ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS, ये होता है हमारा राइट हैंड साइड यानी RHS। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तभी हमारी जो वैल्यू है वो सही है, इक्वेशन सेटिस्फाइड है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये हमारा जो आंसर आया कट होकर 3 2 = 6, ये -2 आया। ठीक है, इस तरफ है -2 और इस तरफ है +2, है ना, एक तरफ -2 एक तरफ है +2, तो ये तो एकदम गलत है। यानी अगर यहाँ पर m की वैल्यू -6 नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ सेम आंसर नहीं आ रहे, RHS और LHS इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल होते दोनों तरफ आंसर तभी वो सेटिस्फाई करता, तभी वो सही होता। अब ये रॉन्ग है। अब यहाँ m/3 इज इक्वल टू 2, सेम इक्वेशन में यहाँ जो m की वैल्यू है वो 0 दे रखी है, तो 0/3 इज इक्वल टू 2, तो ये भी रॉन्ग ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी रॉन्ग है, नो। उसके बाद यहाँ यहाँ पर सेम वही है, m/3 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो 6 दे रखी है, 6/3 इज इक्वल टू 2, तो 3 2 = 6 हो जाते हैं। अब बचा हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2, तो देखो दोनों साइड की वैल्यू सेम है, इधर भी 2 इधर भी 3, सॉरी इधर भी 2 इधर भी 2, यानी ये जो m की वैल्यू 6 एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगर दोनों तरफ 3 मतलब दोनों तरफ अगर इक्वल होती है ना तभी वो सही रहता है, तभी मतलब वो इक्वेशन को हमने चेक किया तो वो सही आता है। ठीक है, तो दोनों साइड सही होने चाहिए, LHS और RHS, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी, दोनों तरफ एक ही आंसर आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ वैल्यू एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ यस। तो इस तरीके से हमने ये टेबल कंप्लीट कर ली है एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये सब समझाने के लिए दे रखा है, जैसे मैंने आपको वहाँ समझाया ना, यहाँ पर भी देखो वैल्यूज चेक कर सब बताया गया है। ये सब अपने देख लिया, सब हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो 7 + 5 इज इक्वल टू 19, सॉरी n + 5 इज इक्वल टू 19, ये यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब आपको जो है चेक विद द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। यहाँ पर ना बोला गया है, यहाँ पर देखो ब्रैकेट में n की वैल्यू 1 दे रखी है, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है। n की वैल्यू 1 दे रखी है, तो आप यहाँ n की जगह 1 पुट कर देखेंगे और पता लगाएंगे कि क्या 1 पुट करने पर LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, ये आपको चेक करना है। तो देखो आंसर नंबर ए देखेंगे, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है n + 5 इज इक्वल टू 19 और n की वैल्यू हमें 1 रखनी है, तो आप लिखोगे पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन LHS, यानी इस साइड पर n की वैल्यू हम लोग 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो n की वैल्यू n + 5 है ना, तो हम 1 + 5 कर देंगे। ठीक है, 1 + 5 और 1 + 5 तो 6 होता है, 19 तो होता नहीं है, लेकिन इस तरफ तो 19 लिखा हुआ है, लेकिन 1 + 5 तो 6 होता है, तो आप लिखोगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, अगर इक्वल होता तभी सही रहता। देखो आप समझ पा रहे हैं ना LHS और RHS में क्या कह रही हूँ। देखो इसका हम मैं एक और आपको बार समझा देती हूँ एक और बार। n + 5 इज इक्वल टू 19, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे मान लो ये है 1 + 5 इज इक्वल टू 19। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे तो 1 + 5 कितना हो जाता है, देखो ये जो है इसको हम बोलते हैं LHS, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पर है ना हमारा क्वेश्चन, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। ठीक है, इज इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड पर LHS होता है, इज इक्वल टू से राइट हैंड साइड पर RHS होता है, ये RHS हो गया हमारा। ठीक है, इस तरफ ये RHS है, राइट हैंड साइड, इनकी फुल फॉर्म क्या है, LHS की फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड, RHS की फुल फॉर्म है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये इज इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड है, ये इज इक्वल टू से राइट हैंड साइड है, इसलिए इनको LHS और RHS बोला जा रहा है। अब अगर
1 + 5 करें तो 1 + 5 6 हो जाता है। अब इज इक्वल टू 19, ठीक है, 1 + 5 इज इक्वल टू 19, तो ये तो गलत है ना, 1 यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 19 है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसका मतलब ये टोटली रॉन्ग इक्वेशन है। अगर दोनों तरफ LHS और RHS बराबर हो तभी वो इक्वेशन सही होती है। यहाँ पर तो ये बिल्कुल गलत है, 1 + 5 19 तो होते ही नहीं है, क्योंकि 5 तो 6 होता है ना कि 19 होता है, ठीक है, क्योंकि हमने कर देखा 1 + 5 का आंसर आ रहा है 6, 19 नहीं आ रहा, जबकि इज इक्वल टू में 19 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो आप यहाँ लिखोगे, अगर आपका गलत है मतलब दोनों साइड बराबर वैल्यूज नहीं है तो LHS इज इक्वल टू पे क्रॉस लगा दोगे, इसका अर्थ होता है नॉट इक्वल टू, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी इक्वेशन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो m था ना, m था इधर, m की वैल्यू 1 दे रखी थी, अब हमने m की वैल्यू यहाँ 1 रख दी, लेकिन 1 रखने पर LHS का आंसर 6 आ रहा है, RHS 19 ही है, और 6 और 19 दोनों ही मतलब दोनों LHS और RHS की वैल्यू सेम नहीं है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरीके से होता कि हाँ देखिए, यहाँ पर होता 14 होता, ठीक है, +5 होता, या फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया होता m + 5 इज इक्वल टू 19 और ऊपर लिखा होता कि m की वैल्यू है 14, ठीक है, m की वैल्यू 14 है, तो आप क्या करते हैं, आप पुट करते, ठीक है, आप पुट करते, m की वैल्यू 14 दे रखी है तो 14 की जगह m की जगह 14 पुट करते, ठीक है, क्योंकि 14 की वैल्यू हमें m की वैल्यू हमें 14 दे रखी है, इसलिए हम m की जगह 14 पुट करेंगे, तो मैंने 14 लिख दिया, फिर है +5, ठीक है, इज इक्वल टू 19, है ना, इस तरीके से ना। तो आप लिखते पुट m इज इक्वल टू 14 बिकॉज m की वैल्यू 14 है इन LHS, क्योंकि m जो है वो LHS में है, राइट है, लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए हम लिखेंगे कि m की वैल्यू हम 14 पुट कर रहे हैं LHS में, ठीक है। तो m की वैल्यू, अब आप लिखोगे m की वैल्यू हमने 14 पुट कर ली, देखो ऐसे है, m + 5 है, m + 5 इज इक्वल, मतलब अब इसकी वैल्यू हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि m की वैल्यू हमने 14 पुट कर ली, 14 + 5, ठीक है। अब 14 + 5 कितने होते हैं, 14 + 5 हो जाते हैं 19 इज इक्वल टू 19, तो यानी 14 + 5 19 हो जाते हैं, तो हमें पता है 14 + 5 हो जाते हैं 19, तो LHS की वैल्यू क्या आ गई, 19 आ गई, ठीक है। ये जो LHS था हमने m की वैल्यू 14 रखी और 14 + 5 19 हो जाते हैं, तो अब हमें पता है कि जो LHS है ये इन दोनों को जोड़ के हमें 19 मिल गया, ठीक है। तो अब आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू 19, है ना, और RHS भी 19 है, RHS इज इक्वल टू 19, क्योंकि m + 5 हमने किया तो हमें 19, LHS भी 19 है हमारे पास, और यहाँ देखो RHS भी हमारे पास 19 है, 19 इज इक्वल टू 19, LHS भी सेम, RHS भी सेम, ठीक है। तो फिर आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। और अगर सेम नहीं होती, अगर यहाँ 19 ना आके 20 आ जाता, सपोज कीजिए यहाँ 20 आ जाता 19 ना आके, तो आप लिखते LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो जब भी आप चेक करते हो ना, कोई भी x है, m है, a है, किसी की भी वैल्यू दे रखी हो और आपको बोला हो कि इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करके चेक करो, तो जब भी आप वेरीफाई करते हो इक्वेशन को, वेरीफाई और चेक का मतलब सेम है, जब भी आप वेरीफाई करते हो किसी इक्वेशन को तो LHS और RHS बराबर आने चाहिए, और अगर बराबर नहीं आते, इज नॉट इक्वल टू होते हैं, दोनों बराबर नहीं होते, इसका मतलब जो वैल्यू आपको बता रखी है वो गलत है, क्योंकि अगर वैल्यू सही होती तो दोनों LHS और RHS बराबर होते, है ना। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो इतनी सी बातें समझने की, फिर तो आप ये सारे क्वेश्चन फटाफट से खुद ही सॉल्व कर लोगे, क्योंकि है तो ये बहुत ही आसान, ठीक है। तो इस वजह से हमने LHS इज नॉट इक्वल टू RHS लिखा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन n + 5 में 1 था n की वैल्यू, ठीक है। बी क्वेश्चन देखो, बी क्वेश्चन में है 7n + 5 इज इक्वल टू 19, अब यहाँ n की वैल्यू दे रखी है -2, तो अब आप लिखोगे पुटिंग n इज इक्वल टू -2, यानी n की वैल्यू -2 हम पुट कर रहे हैं इन LHS साइड में, क्योंकि n तो LHS वाली साइड में है। तो देखो 7n + 5 ये LHS वाली साइड है, तो यहाँ अब हमें n की वैल्यू क्या रखनी है, -2 रखनी है, और 7n का मतलब है कि 7 × n हो रहा है, ठीक है, और इस n की वैल्यू है -2, यानी 7 ×
-2 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ना। तो यानी ये हो गया 7 इंटू -2, ठीक है। और प्लस में हमारे पास 5 भी है, +5, 7n इंटू -2 +5, इतना हो गया। अब RHS वाली साइड क्या है, मतलब अगर आप इसको सॉल्व करो 7 इंटू -2 +5 करो, अगर 7 का 2 में आप इंटू करोगे तो आपको मिल जाएगा -14, ठीक है। -14 में अब आप +5 करो तो -14 +5 आंसर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और आंसर -9 आ जाएगा। तो जब LHS को सॉल्व करके -9 आ रहा है और RHS हमारे पास 19 है, तो दोनों बराबर नहीं है ना, तो आप लिखोगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, एक मिनट आके देखते हैं। हाँ, आप लिख दोगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, फिर आप लिख सकते हो देयरफॉर n इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 7n + 5 इज इक्वल टू 19। यानी अगर n की वैल्यू -2 होगी तब ये मतलब ये सही वैल्यू नहीं है, ठीक है, गलत वैल्यू है। अब सी देखो, 7n + 5 इज इक्वल टू 19, यहाँ n की वैल्यू 2 दे रखी है, तो अब हम पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन LHS, n की वैल्यू 2 हम पुट कर रहे हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड पर। तो 7n + 5 है, अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें तो 7 इंटू 2 + 5 हो जाएगा। अब 7 2 हो जाते हैं 14, यहाँ +5 है, 14 + 5 हो जाते हैं 19, ठीक है। LHS को सॉल्व करके, यानी यहाँ n की वैल्यू पुट करी और इस साइड को सॉल्व करके हमें 19 मिल रहा है और राइट हैंड साइड पे भी 19 है। तो अब देखो 14 + 5 19 हो गया और 19 इज इक्वल टू RHS, 19 RHS के बराबर है, यानी LHS RHS के बराबर है। तो आप लिख दोगे LHS इज इक्वल टू RHS, फिर आप लिखोगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 2, यानी n की वैल्यू 2 सॉल्यूशन है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका सॉल्यूशन 2 है, यानी n की वैल्यू 2 एकदम सही वैल्यू है n की। इसी तरीके से आप 4p - 3 इज इक्वल टू 13 इसको सॉल्व करोगे, p की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं, तो 4p - 3 हो जाएगा 4 इंटू 1 - 3, 4 इंटू 1 - 3 इसको आप सॉल्व करोगे तो LHS की वैल्यू 1 आ जाएगी और RHS की वैल्यू है 13, तो यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब कि p की वैल्यू 1 एकदम रॉन्ग है और ये सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन का। उसके बाद 4p - 3 इज इक्वल टू 13, अब यहाँ p की वैल्यू -4 दे रखी है, चलो अब p की वैल्यू -4 रख कर देखते हैं। तो जब आप -4 p की वैल्यू रखोगे, देखो ये सारे आंसर्स हैं, ये आंसर है E वाले क्वेश्चन का, ये फिर F वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आप आंसर यहीं से देखिएगा, जो मैं आपको दिखा रही हूँ यही आंसर अगर आप अपनी नोटबुक में या बुक में कहीं पर भी फिल करना चाहते हैं तो यही आंसर लिखिएगा, ठीक है। मैं बस आपको समझा रही हूँ। तो अब देखो मैंने -4 वैल्यू रख दी, अब -4 वैल्यू रखकर मुझे -16 मिल रहा है LHS में, ठीक है। सॉरी -16 नहीं मिला, -19 आ रहा है LHS वाला, जो ये वाला पोर्शन है इसको सॉल्व करके मुझे मिल रहा है -19, जबकि RHS पे है 13, तो -19 और 13 दोनों अलग अलग आंसर आ रहे हैं, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये गलत है वैल्यू। अब यहाँ वैल्यू दे रखी है p की 0, ठीक है, तो अब हम p की वैल्यू 0 रखते हैं LHS में, तो 0 अगर आप वैल्यू लिखोगे तो LHS की वैल्यू -3 और RHS की वैल्यू 13 है, तो यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इस वाले क्वेश्चन में भी LHS RHS के बराबर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। आप सीख गए कि कैसे वैल्यू रखी जाती है और वेरीफाई जब हम करते हैं आपको चेक करने के लिए बोला जाता है कि वो वैल्यू सही है कि नहीं, तो फिर आपको LHS इज इक्वल टू RHS ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यहाँ बोला गया है कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ट्रायल और एरर मेथड से। ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है, जिसमें आप वैल्यू पुट करते जाते हो, जैसे यहाँ 5p, फर्स्ट क्वेश्चन है 5p + 2 इज इक्वल टू 17। अब यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ कि p की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, ये आपको खुद से डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करोगे, पहले आप 1 वैल्यू रख कर देखोगे p की, फिर 2 वैल्यू रख कर देखोगे, फिर 3 4 5 6, जब तक करते रहोगे जब तक कि LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हो जाता, यानी राइट वैल्यू आपको नहीं मिल जाती p की, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड इसी को कहते हैं कि हम पहले 1 रखें, फिर 2 रखें वैल्यू, फिर 3 रखें, जब तक कि हमें सही वैल्यू ना मिल जाए। तो हम p की वैल्यू सबसे पहले 1 रखते हैं, तो 1 वैल्यू जब हम रखेंगे 5p की, तो हमें आंसर मिल रहा है
7 जो कि RHS के बराबर नहीं है। अब हम पुटिंग P इज इक्वल टू 2, पुटिंग P इज इक्वल टू 2 यानी P की वैल्यू अब हम 2 रखते हैं। जब हम 2 रखते हैं तो हमारा आंसर LHS में आ रहा है 12 जो कि इज़ नॉट इक्वल टू RHS। 12 भी RHS के बराबर नहीं है, RHS है 17, 2 भी जो 2 रखा हमने वैल्यू उसका जो आंसर है वो भी RHS के बराबर नहीं। अब हम 3 रखते हैं, 3 जब रखते हैं हम P की जगह तो इसका आंसर आ रहा है 17 और देखो RHS भी 17 है तो यानी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब P की वैल्यू 3 होगी, P इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब सेकेंड क्वेश्चन है 3m-14 इज इक्वल टू 4, 3m-14 इज इक्वल। अब यहाँ हम क्या करेंगे, m की वैल्यू 4 रखेंगे, मतलब जो आपको लगता है सबसे पहले 4 रख दी, फिर 1 रख दी, 4 नहीं आया तो फिर 5 रख दी, इस तरीके से कुछ भी हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, चलो हम 4 से स्टार्ट करते हैं। तो 3m यानी 3 इंटू 4 -14 ये LHS है। अब इसको सॉल्व करोगे तो -2 आंसर आ रहा है और जबकि RHS तो 4 है तो यानी इज़ नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। अब हम m की वैल्यू 5 रख लेते हैं, 5 रखने पर भी हमें नहीं मिलेगा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS ही रहेगा। अब हम पुटिंग m इज इक्वल टू 6, m की वैल्यू अब हम 6 पुट करते हैं। 6 पुट करोगे तो आपको जो है LHS का आंसर 4 मिल जाएगा और जो कि RHS के बराबर है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS हमें मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब hence m इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका मतलब m की वैल्यू 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ना इक्वेशंस लिखनी है इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स की, जैसे द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9, यानी x और 4 को जोड़ के हमें 9 मिल रहा है। तो सिंपल से आप बना दोगे x और 4 को जोड़ के ना, तो x प्लस 4 लिख दो। यही तो बोला है कि x प्लस 4 को जोड़ के हमें 9 मिल रहा है, यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। बहुत सिंपल है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो पहले का आंसर ये हो गया। उसके बाद सेकंड देखो, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, यानी y में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 8 मिलेगा। इसका इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, 10 टाइम्स a इज 70, a का 70 गुना a का 10 गुना 70 होता है। ठीक है, 10 गुना। जैसे देखो अगर आपसे बोला जाए 2 का 10 गुना करो, तो 2 का 10 गुना करने के लिए आप 2 में 10 मल्टीप्लाई कर दोगे ना। अब यहाँ बोला गया है a का 10 गुना करो, तो मैं a में 10 मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर मैं a में 10 मल्टीप्लाई करूंगी तो उसको मैं 10a भी लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं 2x लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि x में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कहीं 5x लिखा हुआ है इसका मतलब है 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये एक साथ लिखे होते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर मान लो 5 और x प्लस होते तो वो 5x उन्हें नहीं लिखा जा सकता। ये कंफ्यूजन कभी मत रखिएगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा कि अगर कहीं 5 + x लिखा है तो आप उसको 5x लिख दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कहीं 2x + 3x लिखा है तो आप उनको जोड़ सकते हो, क्योंकि दोनों x वाली है ना, दोनों x हैं तो 2x जुड़ सकते हैं। 3 और 2 को जोड़ो तो 5x बन जाएंगे आपस में मिलकर। ठीक है, क्योंकि दोनों x हैं तो x जुड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक 5 है और एक x है तो ये नहीं जुड़ सकते। इनको जोड़कर आप 5x कभी मत लिखिएगा। ठीक है, हाँ, अगर 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उससे आप 5x लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई जब होते हैं ना तब वो एक साथ ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है ना, तो अब 10a आप लिखोगे तो 10a का मतलब तो यही होगा ना कि 10 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी a का 10 गुना। ठीक है, यानी a का 10 गुना, तो आप 10a लिखिए। तो यहाँ हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ बोला गया कि a का 10 गुना 70 है, यानी 70 है। तो इसकी इक्वेशन आप बनाओगे 10a इज इक्वल टू 70। ठीक है, उसके बाद नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6, यानी एक नंबर b है, अगर उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर b है उसको डिवाइड करें 5 से तो b बाय 5 ये डिवाइड हो गए, आंसर आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 6। सिंपल ना। उसके बाद है 3/4 ऑफ t इज 15, किसी का 3/4 t का 15 है। अगर आपसे बोला जाए 15 का 3/4 निकालो, यानी 3/4 पार्ट निकालो 15 का, तो जब भी हमें पार्ट निकालना होता है 3/4 निकालना होता है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 का 3/4 निकालना है तो 15 का मल्टीप्लाई कर दोगे 3/4 में, है ना। इसी प्रकार से अगर t का आपको निकालना है 3/4 तो आप t में 3/4 का मल्टीप्लाई कर दोगे।
टी इंटू 3/4 इज इक्वल टू 15। इस तरीके से इसका इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, t इज इक्वल टू 15, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 t इज इक्वल टू 15। ठीक है, कैसे भी लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77, यानी m का 7 गुना यानी 7m, उसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो आपको 77 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4, यानी x का 1/4, x का 1/4। तो देखो x का 1/4 x इंटू 1/4, x का 1/4 x इंटू 1/4 हो जाएगा ना। देखो x इंटू 1/4, अब x का अगर आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो x/4 भी हो सकता है। ठीक है, x का 1/4 x/4 हो जाएगा। ठीक है, तो x/4, अब x/4 यानी 1/4 ऑफ अ नंबर x का 1/4 x/4 हो गया। इसमें अगर हम 4 माइनस करें तो हमें 4 मिल जाएगा, तो ये इसकी इक्वेशन हो गई। उसके बाद 6th वाले क्वेश्चन की इक्वेशन होगी इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, अगर 6y में से आप 6 को हटा दोगे तो आपको 60 मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो। इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30, z का 1/3 z इंटू 1/3 यानी z/3, क्योंकि x z इंटू 1 इज इक्वल टू z/3 हो जाएगा ना। तो z/3 इसमें अगर आप 3 जोड़ दो तो आपको 30 मिल जाएगा। ये देख लीजिए, इस तरीके से इन सब की इक्वेशंस लिखेंगे आप लोग, देख लो एक बार और कोशिश करो कि खुद से भी बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फॉलोइंग इक्वेशन को लिखना है स्टेटमेंट फॉर्म में। p + 4 इज इक्वल टू 15, उल्टा करना है जस्ट। जैसे यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखी थी, इसमें आपको इक्वेशन बनाने थे, अब ये इक्वेशन दे रखे हैं, आपको ये वाली स्टेटमेंट खुद बनानी है। ठीक है ना, तो देखो p + 4 इज इक्वल टू 15, फर्स्ट की स्टेटमेंट बनाओगे द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। ठीक है, सेकेंड है m - 7 इज इक्वल टू 3, इसकी स्टेटमेंट बनाओगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, यानी m में से 7 सब्ट्रैक्ट कर हमें 3 मिल रहा है, यानी m - 7 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टेटमेंट बनाते जाएंगे सभी की। मैं आपको बताते जाती हूँ क्या क्या स्टेटमेंट बनेगी। 2m इज इक्वल टू 7, इसकी थर्ड वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो जाएगी ट्वाइस ऑफ अ नंबर m इज 7, ट्वाइस का मतलब 2 गुना। फोर्थ क्वेश्चन m/5 इज इक्वल टू 3 दिया गया है, यानी 1/5 ऑफ m इज 3, ये फोर्थ वाले की इक्वेशन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 3m/5 इज इक्वल टू 6, फिफ्थ वाले की इक्वेशन हो जाएगी 3/5 ऑफ m इज 6। सिक्स्थ क्वेश्चन है 3p + 4 इज इक्वल टू 25, सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखोगे 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर p व्हेन एडेड टू 4 गिव्स 25। सेवंथ क्वेश्चन आपको दिया गया है 4p - 2 इज इक्वल टू 18, सेवंथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर p इट गिव्स 16। एट्थ क्वेश्चन है p/2 + 2 इज इक्वल टू 18, व्हेन 2 इज एडेड टू हाफ ऑफ अ नंबर p इट गिव्स 8। ये सारे आपके हो जाएंगे। सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, क्वेश्चंस हैं, इनका आपको आंसर इक्वेशन बनानी है और आंसर निकालना है, मतलब इक्वेशन बनानी है बेसिकली। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज, इरफान हैज 37 मार्बल्स, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। देखो इरफान ने कहा कि उसके पास 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं। देखो एक बार समझने की बात है इसमें, दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज, परमित के पास जितने भी मार्बल हैं उनका 5 गुना करें। ठीक है, अगर परमित के पास मान लो जितने भी मार्बल है x मार्बल है, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है उस कितने मार्बल है इसलिए हम x मान लेते हैं, परमित के पास x मार्बल है, अगर उनका 5 गुना करें यानी 5x करें तो 5x कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर हमने 5x कर दिया, अब उसके पास 5x मार्बल है। ठीक है, अब 5x मार्बल से 7 ज़्यादा इरफान के पास है, तो 5x मार्बल से 7 ज़्यादा प्लस कर दिया,
इरफान की मार्बल है, और इरफान के पास कितने हैं, 37 मार्बल है, यानी इरफान के पास 37 मार्बल है। तो 5x + 7 = 37 हो गया। अब यहाँ बोला गया है आप लोगों से कि आपको ना m जो है m रखनी है, यानी परमित के मार्बल को m मानना है, यानी मैंने x माना परमित के मार्बल को, वैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है m मानना है, तो चलो m मान लेते हैं। तो लेट परमित हैज m मार्बल्स, हमने मान लिया कि चलो परमित के पास m मार्बल्स है। 5x नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज + 7 = नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज, यानी परमित के m मार्बल्स का 5 गुना करने पर और उसमें 7 जोड़ने पर इरफान के पास 37 मार्बल्स है, उतने के बराबर। मतलब इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन है 5m + 7 = 37, कि देखो परमित के पास है m मार्बल्स, उनका 5 गुना किया और उनमें 7 जोड़ने पर जितने मार्बल्स बने वो इरफान के मार्बल्स हैं। इरफान के मार्बल्स हैं 37, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखो, लक्ष्मी के पापा की उम्र है 49 ईयर्स ओल्ड, वो 4 साल बड़े हैं लक्ष्मी की 3 गुना एज से। ठीक है, लक्ष्मी की एज हमें माननी है y ईयर्स। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लक्ष्मी y ईयर्स की है। ठीक है, अब लक्ष्मी का 3 गुना करना है, लक्ष्मी की y एज का 3 गुना करना है, यानी 3y हो गया। 3 गुना करने पर उसमें 4 और जोड़ देना है, 4 जोड़ने पर उसके पापा की उम्र बनेगी जो कि है 49 ईयर्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख देंगे। आंसर ये रहा कि चलो लेट लक्ष्मी भी 11 y ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी की एज y ईयर्स है। अब लक्ष्मी का 3 गुना करो, 3x कर दिया, मतलब 3y कर दिया। ठीक है, उसमें 4 जोड़ो +4 = 49। ठीक है, ये आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि टीचर पूरी क्लास को बताती हैं दैट द हाईएस्ट मार्क, जिस बच्चे की सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उनकी क्लास में, उस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो सबसे कम मार्क्स वाले बच्चे के दुगने हैं और उसमें 7 जोड़ने पर सबसे ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं। देखो हाईएस्ट स्कोर है 87, तो हाईएस्ट स्कोर है 87 और बोला जा रहा है कि 87 कब आ रहा है, 87 तब आ रहा है जब जिस बच्चे के सबसे कम मार्क्स आए हैं उस कम मार्क्स वाले बच्चे के जितने भी मार्क्स हैं उनका दुगना करो, दुगना करने पर उनमें 7 जोड़ो, तब 87 बन रहा है। ठीक है, तो अब हमें मानना पड़ेगा, है तो आप x लो, लेकिन यहाँ बोला गया कि l मान लो। ठीक है, तो मान लेते हैं l। ठीक है, l मान लेते हैं कि मान लो सबसे कम मार्क्स वाले बच्चे के जो मार्क्स हैं वो l हैं। ठीक है, अब l मार्क्स हैं उस बच्चे के जिसके सबसे कम मार्क्स आए हैं वो l हैं। ठीक है, l है, अब l का आपको दुगना करना है, यानी उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दोगे दुगना करने के लिए, तो 2 × l 12 बन गया। 12, अब 12 में आपको जोड़ देना है 7। ठीक है, 12 में 7 जोड़ देना है, तब सबसे ज़्यादा मार्क्स बनेंगे जो कि है 87। तो ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन मैंने बता दी। आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, लेट द लोएस्ट मार्क्स बी l, n मान लिया। अब 2 मल्टीप्लाई कर दो लोएस्ट मार्क्स में और उसमें 7 जोड़ दो, = हाईएस्ट मार्क्स हो जाएगा, यानी 2 × l + 7 = 87, यानी 2l + 7 = 87। लास्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाला, इसमें है इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस एदर बेस एंगल। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि भाई आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल ये है, आइसोस्केलेस का मतलब है कि उसकी ये और ये साइड बराबर हो। ठीक है, ये दोनों साइड बराबर हो। ठीक है, मतलब एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल का मतलब होता है कि उसकी 2 साइड्स बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, उसका जो वर्टेक्स एंगल है इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, यानी ये ट्राइंगल है, इसका जो एक ये वाला मतलब मान लो ये वाला जो साइड का एंगल है, मतलब ये वाली जो लाइन है वो दुगनी है जो बेस का एंगल है। ठीक है, मतलब देखो उसका वर्टेक्स एंगल, मान लो ये वाला जो एंगल है ये वाला, वो इस नीचे वाले एंगल से दुगना है। ठीक है, तो अब हम बेस एंगल क्या है, देखो बेस एंगल
एक मिनट, बेस एंगल बोलते हैं इसको, बेस एंगल ये है, ठीक है, और ये वर्टेक्स, ये वाला एंगल वर्टेक्स, ठीक है। तो लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, जो बेस का एंगल है, क्योंकि एंगल डिग्रीज में होते हैं हमेशा, उसे हम बी मान लेते हैं डिग्रीज में, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि ट्राइंगल का जो सम होता है ना सारे एंगल्स का, वो 180 होता है, हमेशा ध्यान रखो। ये 3 एंगल है, ठीक है। बोला गया है कि जो वर्टेक्स एंगल है ना, ये वाला जो वर्टेक्स एंगल है वो दुगना है बेस एंगल से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं उनका सम 180 डिग्रीज होता है। देखेंगे यहाँ पर कि मान लेते हैं कि जो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है उसके हैज़ 2 ऑफ इट्स एंगल ऑफ अ इक्वल मेजर। आइसोस्केलेस ट्राइंगल के जो 2 साइड्स होती हैं वो तो इक्वल मेजर की ही होती हैं, यानी उनके एंगल भी बराबर ही होंगे, ठीक है। बेस एंगल बोला गया है बी, मान लो बेस एंगल को, तो मान लेते हैं हम बी, ठीक है। तो वर्टेक्स एंगल को हम मान लेते हैं, देखिए हमें बेस एंगल 2 होंगे, ठीक है। 2 इंटू बेस एंगल कर लेते हैं, 2 इंटू बेस एंगल इज इक्वल टू 2b। बोला गया था कि वर्टेक्स एंगल बेस एंगल का दुगना है, यानी हम बेस एंगल को अगर मान लो b माने तो 2b दुगना बेस एंगल का दुगना ये हो जाएगा, ठीक है। और बेस एंगल का दुगना ही तो वर्टेक्स एंगल के बराबर है, क्योंकि वर्टेक्स एंगल है बेस एंगल का दुगना, इसी तरीके से बोला गया था। तो अब एक हाँ हमारे पास हो जाएगा b प्लस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास ये दुगना हो गया, बेस एंगल का दुगना 2b, ठीक है। 2 इंटू बेस एंगल किया था तो दुगना हो गया ये, और ये 2 वर्टेक्स एंगल है, ठीक है, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो b प्लस b, ये 2 वर्टेक्स एंगल हैं। अब इन तीनों का जोड़ हमारा हो जाएगा 180 डिग्रीज, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल की सारी साइड्स का जोड़ 180 डिग्रीज होता है। तो अब देखो b प्लस 2b ये सारी मिलकर 4b हो जाएंगी, 4b का सम हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बनेगा हमारे क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 4th वाले का। अब ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 यहीं पर फिनिश होती है। अगली वीडियो में हम 4.2 एक्सरसाइज देखेंगे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए, और मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।